हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, पहले ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति की मासिक आय, देखिए मासिक वेतन जो है वो 50,000 था। अब वह देखिए तीन मदों पर खर्च करता है बेटा। तीन मद कैसे हैं बेटा? एक व्यक्तिगत है, पारिवारिक जिसको ई का नाम दिया, टैक्स है टी है, और परोपकार पी है। अब शेष राशि जो है वो बचत करता है। ई पर जो खर्च करता है वो आय का 50% है, मगर टी पर जो है ई का 20% है, और पी पर टी का 15% है। फिर आगे क्या कहता है, यदि उसकी आय 40% बढ़ जाती है तो उसने ई के औसतन स्तर को बनाए रखा, लेकिन टी जो है ई का 30% और पी जो है टी का 20% हो गया बेटा। उसकी नई बचत और पहली बचत से कितना प्रतिशत अधिक या कम है बेटा? तो पहले इनकम मानेंगे। इनकम या तो 50,000 ले लीजिएगा, मगर परसेंटेज में कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने माना उसकी आय कितनी थी, 100 थी, और 100 का वो कितना परसेंट बेटा, 50% किस पर खर्च कर देता है, ई पर खर्च कर देता है। तो अब मैं आपसे कहूं ई पर कितना खर्च हो गया बेटा, 50। अब आगे कहता है, देखिएगा मैं आपसे कहता हूं टी पर जो खर्च हुआ है, टी पर जो खर्च हुआ है ई का कितना, ई का बेटा ई कितना था, 50, 50 का कितना परसेंट, 20%। तो अब यदि मैं आपसे कहूं तो यहाँ कितना आएगा बेटा, टी की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आ जाएगी। लेकिन आगे कहता है, जो आगे कहा पी जो है, पी का कितना, 15%, तो 10 का कितने परसेंट, 15%। तो यदि मैं आपसे कहूं 10 का 15% कितना होगा, 1.5 होगा। अब एक बात बताओ, टोटल आपका खर्च आ जाएगा, यहां पर भी खर्च हो गया, ये टी पर खर्च हो गया, और ये पी पर खर्च हो गया। तो टोटल खर्च करेंगे तो आप इन दोनों को जोड़िए, तीनों को बेटा, तो आप कहेंगे कुल खर्च जो आया है अब तक, कुल खर्च, तो आप बताइए कितना आएगा, 61.5 आया। अब उसने कहा यदि उसकी आय बढ़ जाती है कितने परसेंट, 40% आय बढ़ जाती है, तो उसकी आय हो जाती है 140, मगर वो अब भी ई पर वही स्तर से खर्च करता है जो पहले था, तो इसका भी 50% कितना होगा, 70 होगा। आसानी से यहाँ 70 लिख सकते हैं। लेकिन आगे क्या कहता है, जो पी है, देखिए पहले क्या है, टी जो है, टी जो कहता है टी ई का 30%, तो ई का इस समय कितना खर्च है, 70, तो इसका 70 का 30% क्या होगा, 21। और भैया पी जो कहता है इसका कितना परसेंट, 20%, तो 20% क्या होगा बेटा, 1/5 होगा। और 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 यहाँ 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? तो इनका क्या आएगा, कुल खर्च कितना आएगा बेटा, इनका कुल खर्च आ जाएगा 20, 70 और 21 क्या होता है, 91, तो आप कहेंगे 95.2 आ जाएगा। अब बचत निकालनी थी, कुल खर्च आया बेटा, ये कुल खर्च था। अब बचत निकालनी है तो बचत 140 में से घटा देंगे, तो 140 में से यदि हम कितना घटा दें, 95.2 घटा दें, तो यहाँ 8 बचेगा, और यहाँ 9, 4 और यहाँ भी 4, और ये क्या होगी बेटा, बचत होगी। तो आप कहेंगे टोटल बचत यहाँ पर कितनी है, 44.8, और ऊपर बचत कितनी है, 61 पॉइंट। देखिएगा यहाँ बचत निकाल लीजिएगा, ये खर्चा है, तो यदि आप 100 में से घटाएंगे इसकी बचत कितनी आएगी बेटा, आप कहेंगे 38.5 हो जाएगी। अब एक बात बताइए, उसने क्या कहा, नई बचत और पहली बचत, तो बताइए नई बचत कितनी है, 44.8, 44.8, पुरानी बचत कितनी है, 38.5 बेटा। तो आप कहेंगे पुरानी बचत से ये कितना बेटा, बढ़ा या घटा, तो बढ़ा ही है, तो आप मुझे बताओ बढ़ा कितना। यदि मैं आपसे कहूं घटा कितना, तो 30, और यहाँ कितना आएगा बेटा, जब आप घटाएंगे तो 6, तो आप कहेंगे कितनी वैल्यू बढ़ गई बेटा बचत में, 6.30, किससे, 38.50, और गुणा निकालेंगे बेटा, 100 से गुणा कर देंगे। अब जब 100 से करेंगे तो यहाँ बेटा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब 5 से काटिए बेटा, तो यहाँ 77 आएगा, और यहाँ 20 आ जाएगा। अब यदि 11 से काट, देखिए 7 से काटेंगे तो यहाँ 9 आएगा, 7 9, और यहाँ 11 आ जाएगा। तो आप कहेंगे 180 ऊपर है और नीचे क्या है, 11, और इसी को हम परसेंटेज बनाएंगे तो बेटा लिखेंगे तो 16.4% ज़्यादा आ जाएगा। तो आप कर सकते हैं बेटा, सवाल भारी नहीं है, आसान है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक से बड़ी संख्या के संदर्भ में, देखिए संख्या या उसके व्युत्क्रम का बीच का अंतर और संख्या तथा उसके व्युत्क्रम के योग का 25% है। तो सबसे पहले कोई संख्या मान लीजिएगा, कोई संख्या थी बेटा, अब संख्या मानी x, x का व्युत्क्रम बेटा, व्युत्क्रम कितना होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x हो जाएगा। अब देखिएगा
अब इन दोनों का अंतर x माइनस 1/x और इन्हीं का योग बेटा, ये क्या है बेटा, अंतर है, और ये क्या होगा, इसका योग है। तो योग क्या कहता है, x प्लस 1/x। अब ये योग का कितना परसेंट है, ये 25% है, तो ये 25% लिख दो बेटा, क्योंकि इसका 25% निकालें तो तब इसकी वैल्यू आएगी। अब 25% बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/, देखिएगा एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आएगा x बेटा, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, और ये कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा, x से x कट जाएगा। अब ये 4 इधर भाग करता है, इधर आके गुणा करेगा, तो 4x स्क्वायर माइनस के 4 और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 1। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, और जब उसको उधर ले जाएंगे बेटा 4 को, तो यहाँ 5 आएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा बेटा, 5/3। और ये स्क्वायर की वैल्यू है, मगर आपको किसकी भी चाहिए, पावर 4 की भी चाहिए, तो जब इसकी पावर 4 करेंगे तो स्क्वायर कर दो बोथ साइड का, तो x की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा बेटा, 25 होगा, और 25/9 यहाँ भी हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूँ वहाँ 9 है, तो यदि यहाँ 9 और बना ले तो 3, और ऊपर से भी नीचे भी 3 गुणा कर देंगे, ऊपर भी 3, तो ऊपर क्या हो जाएगा 15 और बटे 9। तो हम कह सकते हैं पहले वैल्यू कितनी थी 15/9, और अब हो जाती है 20/9 बेटा, 25/9। तो उसने कहा अधिक कितना हुआ, तो अधिक करेंगे तो 10 अधिक हुआ, तो कितना अधिक हुआ, 10/9 अधिक हुआ, कितने से बेटा, तो 15/9 से। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे करते हैं, 100 से, 9 से 9 कट जाएगा, और जब ऊपर वैल्यू आएगी 10 तो 2/3 और गुणा 100। अब 2/3/100 का परसेंटेज कितना होता है, 66.7 होता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा बेटा, 66.7, और यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक प्रैक्टिकल आधारित विषय, एक परीक्षा के लिए कुल अंक कितने थे, 100 थे बेटा। अब वो कहता है थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, प्रोजेक्ट में और वाइवा को। इसका मतलब इन 100 अंकों को अलग अलग तरीके से बांटा गया है कि थ्योरी में, देखिए प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और वाइवा के लिए पहला 40% है बेटा, और दूसरा 30%, 20% और 10%। एक छात्र को थ्योरी में 80% मिले और प्रैक्टिकल में 70% मिले, और हम कह सकते हैं बेटा यहाँ प्रोजेक्ट देखिए 60% और वाइवा में 50% मिले। तो आप कह सकते हैं, देखिएगा कितने अंक थे बेटा, 100 थे। अब 100 को कितने में बांटा गया, पहला था थ्योरी में बेटा 40%, फिर बेटा 30% प्रैक्टिकल के, और फिर बेटा प्रोजेक्ट के कितने हैं 20%, और वाइवा के कितने हैं बेटा 10%। मगर उस लड़के ने जो प्राप्त किया, तो हम इसको बेटा रेशियो बना सकते हैं, क्योंकि रेशियो से आसान बन जाती है वैल्यू। तो यहाँ देखिए 0 0 काटा, तो 4:3:2:1 हो गया। अब इसी को हम 400 कह सकते हैं, इसी को हम 300 कह सकते हैं, और इसी को हम 200 कह सकते हैं, और इसी को हम 100 कह सकते हैं। अब वो कहता है कि बेटा 80% इसका वो क्या करता है, अंक प्राप्त करता है। इसका कितने परसेंट प्राप्त करता है बेटा, वो 70% प्राप्त करता है, और इसका 60%, और इसका जो प्राप्त करता है वो 50% अंक प्राप्त करता है। अब एक बात बताइए, मैं आपसे कहूँ 8 चौक कितना होता है, 32 होता है, तो 320 तो वो थ्योरी में प्राप्त करा। अब यहाँ कितना आएगा, 210 आएगा, और यहाँ कितना आएगा बेटा 120 आएगा, और इसका आधा कितना होता है, 50 होता है। तो आप कहेंगे देखिएगा ये कितना लिखा है 170, और यहाँ लिखा है बेटा 530। अब 170 और 530 कितना होता है, 700। तो अब मैं कहूँगा 700 अंक प्राप्त हुए, कितने के हिसाब से, कि मेरे टोटल तो ये थे, तो 1000 में से 700 उसके अंक आते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा किसके करते हैं बेटा, 100 की। तो 2 0 से 2 0 सॉरी, आप कह सकते हैं कि 70% अंक प्राप्त करा है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा किसी विपणन एजेंट को एक माह के लिए 2 लाख की बिक्री पर कमीशन दिया जाता है 2%। अगले में यदि अगले सेल करता है 2 लाख की, तो उसका कमीशन 1.5% हो जाता है। फिर यदि शेष राशि पर 1% कमीशन मिलता है, यदि अप्रैल के महीने में उसने सन 2000 देखिए अप्रैल माह 2018 में उसने टोटल बिक्री कितनी करी, 5,68,000 रुपये की बिक्री करी, तो उसके द्वारा कमीशन कितना प्राप्त किया गया। तो अब देखिए सवाल में क्या कहा कि उसके 2 लाख की देखिए बिक्री पर उसके पास कितने रुपए आएंगे, 2% बेटा। तो 2 लाख का 2% कितना होता है, 4,000। फिर कहता है अगली 2 लाख पर बेटा उसका कमीशन घटाकर कितना कर दिया जाता है, 1.5।
तो आप बताइए 1.5%, तो 1.5% कितना होगा, 3,000 होगा। आगे कहा कि जैसे देखिए उसने टोटल बिक्री करी है 5,68,000, तो बेटा 4 लाख तो ये हो गया, तो बचा कितना, 1,68,000। अब 1,68,000 पर उसका कमीशन 1 है, 1% बेटा, तो आप कहेंगे 1% 1680 होगा, तो 1680 कमीशन यहाँ प्राप्त किया, 3,000 यहाँ प्राप्त किया और 4,000 यहाँ प्राप्त किया, तो 4 3 7 7 और 1 8, 8,680 हो गया। तो इसका मतलब टोटल कमीशन जो उसके द्वारा प्राप्त हुआ बेटा वो 8,680 प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति की जो मासिक आय है कितनी थी बेटा, 50,000 थी, उसका 25% वह कर पर खर्च करता है और शेष राशि का 30% घरेलू खर्च पर करता है, और उसके पश्चात जो शेष बचता है वह 10% मनोरंजन पर खर्च कर देता है, और वह अपनी आय का शेष भाग वह बचत करता है। यदि आंकड़ों के अनुसार 12 महीने के लिए समान मानते हुए बेटा, तो उसकी प्रति वर्ष बचत ज्ञात करिए। इसका मतलब क्या है, उसके पास जो थी वो कितने हजार रुपए की इनकम थी, 50,000 की, और 50,000 में उसे खर्च कितने थे कि 25% जो है खर्च कर देता है बेटा, तो बचा कितना 75%, 25% कर पे खर्च करता है, फिर 30% कर देता है, तो बचा कितना 70%, और फिर बेटा शेष का 10% और खर्च कर देता है, तो बचा कितना 90%। अब हम कह सकते हैं कि 50,000 का, मगर ये क्या थी बेटा, मासिक थी, मगर आपसे जो पूछा गया है वो वार्षिक 1 साल की पूछा गया है। अब गुणा देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, इसको हम 7/10 लिख सकते हैं, और इसको 9/10 लिख सकते हैं। 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। तो अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूँ 3 की गुणा करें, इसमें 15 कितना आएगा बेटा, 1500, और यहाँ 7 गुणा 9 हो जाएगा। अब यदि मैं आपसे कहता हूँ, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ कितना लिखा है बेटा, 4 लिखा है, तो ध्यानपूर्वक गुणा भाग करें बेटा, तो 15 सत्ते कितना होता है, 105 होता है, 105 होता है। अब देखिए 2 0 है और गुणा 9 है और बट्टे बेटा 4, तो ये कितने महीने का है, 4 का, मगर हमसे 12 महीने का पूछा है, तो 12 यदि गुणा कर लें 3 से बेटा, 3 से भाग कर देंगे, 4 बार कट जाए, 4 से 3 कट जाए, 12 कट जाए 3 बार। अब देखिए 3 की गुणा करिए बेटा, तो 5 दिया 15 और 3 यहाँ आ जाएगा। अब गुणा कितना 9 और 2 0 यहाँ ऑलरेडी थे बेटा, अब गुणा करिए 9 से, तो आपके 9 पंजे 45 होता है, अब 9 का ना 9 और 9 4 13 होता है, अब 9 तिया 27 और 27 और 1 28 होता है। इसका मतलब ये पूरे साल की उसकी बचत है, तो बचत कितनी होगी, 2,83,500, 2,83,500, और यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा था इसमें आपके बारे में, देखिए सवाल में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहले एक बार रीड करिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लगातार 3 महीनों के लिए ईंधन की कीमत कितने परसेंट, 15%, 12% और 10% घट जाती है। अब आगे कहता है लेकिन चौथे महीने में 25% बढ़ जाती है। अब इसकी मूल कीमत तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी। तो इसका मतलब लगातार ईंधन 3 महीने तक घटा, तो अब देखिए कितना घटा बेटा, 15%, तो 15% का रेशियो कितना होता है बेटा, आप कहेंगे 3 ऊपर आएगा, 5 से 15 20 नीचे आएगा। फिर कितना घटा, 12% घटा, तो ये भी घटा है, ये भी घटा है, तो आप बताइए 4 से भाग कर 4 दिया 12 और नीचे 25 आएगा, तो हम ये भी घटा है, ये भी घटा है, और फिर 10% घट जाता है, तो 10% का परसेंटेज कितना होता है, 1/10 होता है। फिर आगे कहता है फिर बढ़ता है चौथे महीने 25%, तो 25% का रेशियो कितना होता है बेटा, 1/4 होता है। तो अब हम कह सकते हैं पहले 20 था, 20 से 3 घटा तो 17 हुआ, फिर बेटा 25 था, 25 से घटा कितना हुआ बेटा, 3 घटा तो 22 हो गया, फिर 10 से घट कर बेटा 9 हो गया, और फिर 4 से बढ़कर बेटा 5 हो गया। आप क्रॉस काट भी सकते हैं, 5 दूनी 10 होता है बेटा। अब देखिए 2 से काट दीजिएगा, ये कितना बार आ गया, 11 बार। अब देखिए जो नहीं कटता है अब छोड़ दीजिएगा। अब देखिए अब मैं आपसे कहूँ 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100, और 100 की गुणा किस में करें, हम नहीं सकते, तो यहाँ कह सकते हैं कि ये कितनी गुणा आएगी, 2000 आएगी। अब इधर गुणा करिए बेटा, अब देखिए 11 सत्ते 77 होता है, और 11 सत्ते 11 का ना 11 है, 11 और 7 कितना होता है, 11 और 7 8 18 हो जाएगा। फिर 9 से गुणा करेंगे, तो आप बताइए 9 सत्ते 63 होता है 6,
और 9 अट्ठे 72, 72 और 6 कितना होता है बेटा 78 होता है। फिर बेटा 7 है, फिर 9 और 7 16 होता है। तो मैं कह सकता हूँ इसकी गुणा कितनी आएगी 1683 आएगी। तो हम ये कह सकते हैं यदि पहले जो ईंधन की कीमत थी 2000 थी, फिर घटी फिर घटी फिर घटी, तो चौथे महीने में जाकर वो 1683 होगी। तो आप बताइए घटा है या बढ़ा है? तो आप कहेंगे 2000 से 1683 हुआ, तो कितना कम हुआ, कितना कम हुआ? तो बताइएगा। तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और बट्टे कितना 2000 से। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा किसकी करते हैं 100 की बेटा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, फिर 2 से भाग करो 10, फिर 2 से भाग करिए, 2 1 2 होता है, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। अब ये पॉइंट अपना आप लग जाएगा जब इससे भाग करेंगे। तो आपका जो कह सकते हैं कि इतने % ईंधन की कीमत गिर गई बेटा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे कितना है डिक्रीज बेटा, आगे करेंगे तो यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वो कहता है एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक का 90% के बराबर है बेटा। इसका मतलब सुनीता है, क्या है बेटा सुनीता के प्राप्तांक अनीता के 90% के बराबर है। तो 90% के क्या है बेटा बराबर। इसको नीचे लाएंगे तो यहाँ देखिए सुनीता और अनीता के अंकों में रेशियो पता चल जाएगा, तो 9/10 हो जाएगा। ये कितना रिलेशन आया बेटा सुनीता और अनीता के में। आगे क्या कहता है, अनीता जो है के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक का 110 है। तो जब अनीता की जो प्राप्तांक है वो किससे बेटा विनीता के प्राप्तांक का 110% है। तो हम कहेंगे इसको नीचे लाएंगे तो अनीता आएगा और नीचे विनीता आएगा बेटा। तो आप बताइए कितना लिखा है 110/100। तो हम कह सकते हैं कि देखिएगा अनीता के यदि 11 अंक होंगे तो विनीता के 10 होंगे। तो एक रिलेशन आपका रेशियो ऊपर है और एक रिलेशन नीचे है बेटा, रेशियो ऊपर है। अब हम कंबाइंड रेशियो निकाले तो आप बताइए सुनीता और यहाँ क्या है बेटा अनीता का रेशियो कितना है। तो यहाँ 10 है, तो यहाँ कितना है बेटा 9 है। मगर बाद में किसका है बेटा अनीता और विनीता का है। तो अनीता के नीचे बेटा यहाँ 11 आएगा और यहाँ विनीता का जो है बेटा वो कितना है 10 है। अब यदि मैं इससे गुणा करूँ तो यहाँ कितना वैल्यू होगी बेटा 11 हो जाएगी, और यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब यदि मैं इन दोनों की गुणा करता हूँ तो 11 नम कितना होगा 99 होगा, और यहाँ 110 हो जाएगा, और यहाँ भी 100 हो जाएगा। अब जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है वो सवाल में आप उसके अनुसार कर सकते हैं। तो आप बताइए क्या दिया है, सुनीता के प्राप्तांक कितना है 198 अंक है। तो सुनीता के बेटा मेरे हिसाब से कितने हैं 99 है। तो 99 बराबर कितना होगा 198 होगा। अब यदि मैं इससे 1 से भाग कर 2 बार जाएगा, जब 1 की वैल्यू 2 आई है तो आपसे पूछा है विनीता के प्राप्तांक कितने हैं। तो विनीता के कितने हैं 100 हैं। तो 100 से गुणा इधर करेंगे तो 100 से इधर गुणा कर देंगे, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगी। और यही आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेमा ने अपने वेतन का 15% ट्रस्ट में दान कर दिया। दान करने का फैसला लिया। दान करने के दिन बेटा, दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपये दान किए, जो उसके द्वारा पहले दान किए गए का कितना % है 125 है। तो हेमा का वेतन ज्ञात करिए। तो इसका मतलब पहले वो 15% अपने वेतन का ट्रस्ट में दान करना चाहती थी। तो वेतन देखिएगा, पहले वेतन मान लीजिएगा कितना था उसका 100 था। अब 100 का पहले वो 15% ट्रस्ट में दान देना चाहती थी, मगर दान के दिन उसने कितने रुपए दे दिए 4500 रुपये दे दिए। बिना सोचे समझे उसका मन बदल गया। अब 4500 रुपये दान किए, जो पिछले दान का, तो पिछला दान कितना था बेटा 15%, पिछले दान का 125 था। तो हम कहेंगे कि 100 का 15 कितना होता है 15 ही तो होगा। तो 15 रुपये दान देना था, और उसका जो अब दान दिया गया है पिछले दान का 125 है, तो हम 125% निकालेंगे इसका। तो कितना आना चाहिए बेटा 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। अब यदि मैं आपसे कहूँ तो 75/4 दान होना चाहिए था, मगर सवाल में कितना है बेटा 45। दान कितना दिया है 45,000 बेटा। तो आप बताइएगा, यदि मैं आपसे कहता हूँ देखिए 25 देखिएगा 15 पंजे 75 होता है, अब 15 दिया 45 होता है। अब एक बार बताओ 5 से काटिए बेटा, कितनी बार कटेगा 6 बार, तो 60 आएगा, और इसकी गुणा इधर करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 240 आएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी एक वैल्यू है कितने के बराबर है 240 के। तो आप बताइए कितना माना था आपने 100। तो यदि मैं 100 की वैल्यू निकालूंगा तो आप बताओ कितना आएगा 24,000 आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा और यही आपसे पूछा गया है। इसका मतलब हेमा का जो वेतन था वो कितना था, 24,000 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सवाल क्या कहता है, किसी प्रतिष्ठान के बिजली बिल का कुछ भाग नियत था। इसका मतलब कुछ भाग तो आपको देना ही देना है, वो फिक्स है, मगर बाकी क्या है, बाकी के बारे में बताया गया। और कुछ भाग बिजली की खपत की इकाई की संख्या के आधार पर दिया जाएगा। यदि महीने में बिजली का खपत कितनी है, 504 यूनिट है बेटा, तो इस महीने का बिल कितने रुपए आता है, 1800 रुपये आता है। वो कहता है किसी अन्य महीने में बिजली की खपत 620 है तो उसका बिजली का बिल 2040 आता है। तो महीने की खपत कितनी हो बेटा, यूनिट कितनी हो, 500, तो उसका बिजली का बिल कितना आएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। एक बात बताइए, उसने कहा देखिएगा एक तरह से बिजली का बिल दो तरीके से लिया गया है कि एक तो बिजली बिल बेटा फिक्स है कि इतने रुपए तुम्हें देने ही है, जो आपको भैया चलाओ या ना चलाओ। यदि आपकी यूनिट आएंगी तो यूनिट के हिसाब से भी बिल दिया जाएगा। तो आप बताइए, बिल दो प्रकार से फिक्स किया गया कि आप चलाओगे तो इतने यूनिट के हिसाब से पैसा जाएगा, नहीं चलाओगे इतना बिल तो जाना ही जाना है। तो मैंने कहा जो फिक्स है उसे हमने मान लिया कितने रुपए, 100 रुपये, और पर यूनिट कितना मान लिया, एक यूनिट का कितने रुपए, एक यूनिट का। यदि मैं आपसे कहता एक यूनिट कितने रुपए की मान ली, यूनिट बेटा आपसे कहा 22 रुपए की, कितने रुपए की, 22 रुपए की। तो ये तो आप चलाओगे तभी तो यूनिट आएगी, मगर ये वाला तो आपको फिक्स है, ये देना है, यदि आप चलाओ या ना चलाओ ये तो आना ही आना है। तो x रुपए तो जाना ही जाना है, मगर बेटा आप यदि चलाओगे तो 22 यूनिट के हिसाब से, 22 रुपए यूनिट के हिसाब से जाएगा। तो पहली बार आप बताइए कितने यूनिट आई थी, 540 यूनिट का, और 22 के हिसाब से रुपए इतने बने होंगे, और टोटल बिल कितना है 1800 रुपए बिल आया। मगर आगे क्या हुआ उस महीने बेटा, अगले महीने क्या हुआ कि अगले महीने उसने कहा अगले महीने भी बेटा x रुपए देने कंपलसरी है, मगर उसकी यूनिट कितनी आई, 620 रुपए आती है। तो बेटा 620 रुपए 22 के हिसाब से, तो आप कहेंगे यहाँ कितना है, 2040 रुपए का बिल बना। कितना बना, 2040। अब यकीन मानिए जब इन दोनों को घटाएंगे तो x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो ये x से x कट जाएगा। अब बताइएगा, अब मैं आपसे कहूं कि 620 में से ये घटेगा, तो आप बताइए 620 में से कितना जाना है, 540 जाना है, तो आप बताओ कितना बचेगा, 80 बचेगा, 80 बाई बचेगा। और इसी प्रकार से आप कहेंगे 2040 में से 1800 घटना है, तो अब बताओ यहाँ 0 4 और यहाँ कितना है, 240 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं तो इधर वैल्यू कितनी आएगी, 240 आएगी। ये आप बताइए, 0 से 0 कट जाएगा, तो आप बताओ बाई का मान कितना है, 3 रुपए। इसका मतलब आपकी जो बिजली की यूनिट है 3 रुपए यूनिट तो जानी ही जानी है, मगर आपसे कहा जाए x की वैल्यू निकालें, तो x की वैल्यू आप देखिएगा, पहले बाई की वैल्यू कहीं भी रख देंगे आप, तो बाई की वैल्यू यदि आपने यहाँ रखी बेटा पहले में, तो x प्लस, तो आप कहेंगे 540 यूनिट थी, 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए टोटल आया, 1800 रुपए। तो आप कहेंगे 0 12 और 1 15 और 1 16, देखिए 4 3 12 15 1 16 हो जाएगा, और x प्लस, तो यहाँ कितना आएगा बेटा, 1800 आएगा। अब इधर ले जाएंगे तो 80 तो रुपये आया, और यहाँ घटेगा तो 1, तो आप कहेंगे x रुपये तो फिक्स हैं, x रुपये का मान कितना है, 180, तो 180 रुपये तो आपको परमानेंट देने ही देने हैं। तो 22 यूनिट कितने की बेटा, एक यूनिट कितनी है, 3 की। अब उसने कहा यदि कितने बिजली का यूनिट है बेटा, तो आप कहेंगे x तो जाएंगे ही, और ये 500 रुपये बाई के हिसाब से जाएंगे। तो आप बताइए x का मान कितना है, 180 तो ये रुपए जाएंगे, और प्लस 3 रुपए के हिसाब से ये 1500 जाएंगे। तो आप कहेंगे 1680 रुपए का बिल आपका आना चाहिए, और यही इसका आंसर हो जाएगा, और यही आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और ये क्वेश्चन तो बेटा इतनी बार आ चुका है अब तक के सवालों में कि आप इतने सवाल पढ़ चुके होंगे। ये सवाल बेटा, एक चावल की निश्चित देखिएगा किस्म की दर कितनी बढ़ जाए, 20%। इसका मतलब चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है, तो चावल 630 रुपए में 3 किलो अधिक कम मिल पाते हैं। इसका मतलब पहले जितने 630 रुपए में चावल मिलते थे उससे 3 किलो कम मिल पाते हैं जो उस पुरानी दर पर मिलने वाली कीमत की तुलना में कम मिल पाते हैं। चावल की उस किस्म की पुरानी दर से ज्ञात कीजिए बेटा, चावल की पुरानी कीमत ज्ञात करिए। तो आप बड़ा अच्छा सवाल है। तो पहले चावल की कोई कीमत थी,
चावल की कीमत कितनी बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। तो अब मैं कह सकता हूं कि 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 5 से 6 रुपए। तो ये क्या होगी भैया, कीमत होगी। क्या होगी, कीमत। अब कीमत से किस पर असर पड़ेगा, खपत पर, क्योंकि बेटा वो खर्चा बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि पहले भी वो कितने रुपए खर्च करता है, 630, और आज भी वो कितने रुपए में चावल खरीदता है, 630। इसका मतलब है खर्च बढ़ाना नहीं चाहता, और जब खर्च बढ़ाना नहीं चाहता तो केवल असर किस पे पड़ेगा, खपत पर। तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पहले खपत 6 थी और 6 से कितनी घट जाती है, 5 हो जाती है। तो घटी कितनी, 1, और सवाल में कितनी है बेटा, 3 किलो। तो अब एक बात बताइए, 1 का मान कितना है, 3 किलो है। तो पहली खपत कितनी थी, 6, तो 6 तिया 18। इसका मतलब पहले वो चावल कितने खाता था, 18 किलो, और आज कितने खाता है, 15 किलो खाता है। कोई दिक्कत है भैया, 15 किलो खाता है। आप कहता है चावल की देखिए किस्म की पुरानी दर ज्ञात करिए। पुरानी दर किसका मतलब, पहले 18 किलो चावल खाता था, कितने रुपए देकर, कितने रुपए देकर, 630। तो रेट निकालना है, पहले वाला रेट निकालना है भैया। तो आप बताइए 630 रुपए ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, 18 आएगा। अब यदि मैं आपसे कहूं, आप देखिए 6 से काट लीजिएगा, तो आप कहेंगे 6 तिया 18 होता है, 6 का ना 6 और 6 पंजे 30 होता है, और इसे काटेंगे बेटा, कितने रुपए आएगा, 35 रुपए किलो। तो इसका मतलब पहले चावल की कीमत कितनी थी, 35 रुपए किलो थी बेटा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिएगा, XYZ जिले में 50,000 मतदाता हैं बेटा, उनमें से 20% मतदाताओं ने शहरी मतदाता हैं और 80% मतदाता ग्रामीण मतदाता हैं। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए बेटा। ग्रामीण और शहरी मतदाता दो, देखिए ग्रामीण और शहरी मतदाताओं में से 60% ईमानदार और 70% मेहनती हैं, और 35% क्या है बेटा, ईमानदार के साथ वो मेहनती भी हैं। अब देखिए, दो उम्मीदवार ए और बी के बीच में चुनाव लड़ा गया। बी उम्मीदवार को, किसके उम्मीदवार को बेटा, बी उम्मीदवार को शहरी वोट मिले बेटा, जबकि ए उम्मीदवार को ग्रामीण वोट मिले। कितने मिले बेटा, ग्रामीण वोट मिले का समर्थन मिला, और उन मतदाताओं ने अपना वोट नोटा में डाला बेटा, जो क्या है, ईमानदार के साथ मेहनती हैं, दोनों हैं बेटा। तो आपसे कहा तीनों मतदाता बेटा, ए के भी, बी के भी और सी बेटा, जो नोटा है उसमें के पक्ष में कितने वोट गए बेटा। तो अब एक बात बताइए भैया, कितने मतदाता थे, 50,000 थे बेटा। 50,000 में से देखिएगा, इसमें शहरी है और कौन है बेटा, ग्रामीण है। आगे क्या है, ग्रामीण है। तो आप बताइए ग्रामीण कितना है बेटा, ग्रामीण 80% है और शहरी कितना है, 20% है। तो मैं आपसे कहूंगा इधर कितना आएगा, 10,000 आएगा। कितना आएगा, 10,000, और इधर कितना आएगा, 40,000 आ जाएगा। अब एक चुनाव के समय 10,000 ग्रामीण किस में चले जाते हैं, शहरी में चले जाते हैं। तो इधर कितने हो जाएंगे, 20,000। कितने, 20,000। अब इधर कितने हो जाएंगे, 30,000। तो अब मैं कह सकता हूं कि इधर जो देखिएगा, इधर जो वोट है वो 30,000 है और इधर कितने हैं, 20,000 है। आगे क्या कहा, अब वो कहता है 60% ईमानदार हैं, 70% मेहनती हैं और 35% क्या है बेटा, मेहनती के साथ ईमानदार है। अब इसमें नोटा का प्रयोग जो किया है बेटा, किन्होंने किया है, उन्होंने किया है जो मेहनती के साथ ईमानदार है, और वो कितने परसेंट है, 35%। तो 35% बेटा किसके होंगे, ग्रामीण के होंगे, और 35% किसके होंगे बेटा, शहरी के होंगे। तो यदि मैं इनका 35% निकालूं तो इसका 35% कितना आएगा, 7,000 आएगा, और इसका 35% कितना आएगा, आप कहेंगे 10,500 आएगा। और यदि मैं टोटल जोड़ूं तो इन दोनों का कितना आएगा बेटा, 17,500 आएगा। कितना आएगा, 17,500 आएगा। इसका मतलब नोटा में जो वोट गए हैं वो 17,500 गए दोनों के। तो अब ये तीनों में ऑप्शन है, ये भी है, ये भी है। अब हम एक और निकाल लें, तो कोई सा भी निकाल लें, तो उससे हमारा सवाल का आंसर पता चल जाएगा। उसने क्या कहा, देखिए उसने कहा बी उम्मीदवार को बेटा, कौन से उम्मीदवार को, बी उम्मीदवार को शहरी वोट मिले। इसका मतलब मैं कह सकता हूं बी उम्मीदवार को केवल शहरी वोट मिले, मगर वो वोट मिले होंगे जो नोटा में नहीं गए होंगे बेटा। तो आप बताइए शहरी वोट कितने हैं बेटा, यहाँ शहरी वोट हैं 20,000, और 20,000 का मैं आपसे कह सकता हूं कि 35% तो नोटा में चला गया था। कितना गया था, आप बताइए, 7,000। तो अब बताओ यहाँ 7,000 जब इसमें गया तो बेटा आप कहेंगे बी में कितना गया होगा,
बी के अंदर कितना गया होगा, 7000 में से बेटा घटा देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 13000। तो आप कहेंगे 13000 बी को मत प्राप्त हुआ। अब बी में देख लेना बेटा 13000 किस में है, केवल पहले ऑप्शन में, तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा आपकी। तो सीधा सा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन है होगा, क्योंकि बेटा 17500 ये है, 13000 इसमें मिला तो कहीं और 13000 नहीं, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक परीक्षा में क्या है बेटा 41% देखिए इकोनॉमिक्स में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, और भैया 35% ज्योग्राफी बेटा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, और 39% हिस्ट्री में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, और 5% तीनों में विषयों में फेल हो जाते हैं। 14% आर्ट्स देखिए इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, और 21% ज्योग्राफी और हिस्ट्री में फेल हो जाते हैं, और 18% ऐसे हैं जो हिस्ट्री और किस में बेटा इकोनॉमिक्स में फेल हो जाते हैं। तो आपसे कहता है केवल इकोनॉमिक्स में अनुत्तीर्ण होने वालों छात्रों की संख्या केवल कहा है बेटा, तो ध्यान से पढ़ना, बड़ा अच्छा सवाल है, कहीं भी पूछा जा सकता है। कितने सब्जेक्ट थे बेटा, 3 सब्जेक्ट थे। तो पहला क्या है बेटा 41% होता है इकोनॉमी फेल होता है। फिर दूसरा सब्जेक्ट कौन सा था बेटा, आपका बेटा ज्योग्राफी था, तो ज्योग्राफी में कितना फेल होते हैं बेटा 35%, ये केवल 35। कोई क्लास होगी, उस क्लास का यदि इकोनॉमिक्स का पेपर होता है तो उसमें 41% बच्चे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और यदि इसमें बेटा ज्योग्राफी का होता है तो 35% फेल हो जाते हैं, और यदि इसमें बेटा आपका कितना है हिस्ट्री का पेपर होता है तो कितने फेल हो जाते हैं, 39% फेल हो जाते हैं। देखिए ये किसका, हिस्ट्री का बेटा। अब एक बात बताइए, ये पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट थे, जब इन सब्जेक्ट को एक साथ लाया गया तो इन सबको एक साथ लाएंगे बेटा, तो 3 सब्जेक्ट थे, जब तीनों सब्जेक्ट एक साथ लाए गए बेटा, तो मैं आपसे कहूं उसने क्या कहा 5% तो किस में बेटा, तो पहले लिख लेते हैं हम 14% जो है बेटा ये क्या था, इकोनॉमिक्स था, ये बेटा आपका ज्योग्राफी था, और ये बेटा हिस्ट्री था। तो अब एक बात बताइए 14% तो कौन से में, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में, तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में कितने बेटा 14%, तो मैं यहाँ 14% लिख सकता हूँ। आगे क्या कहा, देखिए 21% ज्योग्राफी और हिस्ट्री में बेटा, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में कितने बेटा 21% यहाँ लिख सकता हूँ। आगे देखिएगा, आगे क्या कहा 18% हिस्ट्री और किस में बेटा, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स कितने बेटा 18%। अब ये तो बेटा 18% ये वाला सब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक रहता है, अब इनमें से तीनों में भी है, अब तीनों में जब आएंगे बेटा तो इनमें से निकल के आएंगे, तीनों में कितने हैं 5%, तो ये 5% जो लिखा गया है ना वो इनमें से 5% आया होगा। अब यदि मैं आपसे कहूं तो एक वेन डायग्राम और बना ले बेटा, तो आप एक बात बताओ, तो यहाँ क्या लिखोगे 5%। अब 5% जब इससे निकला होगा तो बेटा पहले इससे निकला होगा 5%, तो जब 5% इससे निकालेंगे तो कितना बचेगा 1%, क्योंकि टोटल 14 होना चाहिए, और इधर से जब 5% निकालेंगे तो इधर कितना रह जाएगा बेटा, देखिएगा कितना आएगा इसमें, आप बताइए कितना 16%, और इधर से 5 जाएगा तो इधर 13%। तो अब एक बात बताओ, सब अलग अलग हो गए, ये 9% इसमें नहीं है, ये 5% किसी में भी नहीं है। अब एक बात बताइए कुछ किसके में पूछा गया आपके बारे में, इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में केवल इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, मगर ये इकोनॉमिक्स के नहीं है, ये 2 के हैं, ये 3 के हैं और ये 2 के हैं बेटा, केवल क्या लिखा है बेटा इकोनॉमिक्स में। तो आप मुझे बताइए इकोनॉमिक्स का पूरा ये जो वेन आरेख है उस पर फोकस करिए, तो यहाँ 15 9 जाते हैं, यहाँ कितने जाते हैं 5 जाते हैं, 9 और 5 कितना होता है 14 होता है, और 14 में यहाँ कितना चला जाता है 13, तो 14 और 13 कितना होता है 27, तो 27% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अलग सब्जेक्ट में पहुंच जाते हैं। अब टोटल कितने थे बेटा यहाँ 41, तो 41 में से 14% 37% सॉरी 27% अलग अलग सब्जेक्ट में चले जाते हैं। तो आप बताइए कितना था बेटा 41 था। अब 41 में से यदि मैं इसे घटाऊंगा तो कितना परसेंट बचेगा, ये 14% वो होंगे जो किसी सब्जेक्ट से मतलब नहीं रखेंगे, और यही आपसे पूछा गया है, और यही आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बेटा 14%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है उसने कहा एक इलाके में किए गए सर्वे बेटा में पाया गया 50% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं ए, और 40% लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र पढ़ते हैं बेटा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बी, और 20% ऐसे हैं जो ना ए पढ़ते ना ही बी पढ़ते हैं। तो अब एक बात बताइए 2 प्रकार के बेटा समाचार न्यूज़पेपर हैं, ए और बी है बेटा, ये ए है और ये बी है। तो मैंने कहा ए पढ़ने वाले कितने थे 50%, ये पढ़ने वाले थे बेटा, तो मैं आपसे कह सकता हूं ध्यान दीजिएगा ना पढ़ने वाले कितने होंगे, ये पढ़ने वाले थे तो ना पढ़ने वाले, तो
तो आप बताइए ना पढ़ने वाले कितने होंगे, वो भी 50% होंगे। अब बी में कितने पढ़ने वाले थे, 40% जो पढ़ते थे बेटा। तो आप बताइए ना पढ़ने वाले कितने होंगे, 60%। तो ये कौन से होंगे, जो ना पढ़ते होंगे बेटा। एक बात बताइए आगे क्या कहा, उसने कहा हमें सवाल कहता है 40% देखिएगा, उसने कहा यहां देखिए कितने थे 40% पढ़ने वाले, 20% ऐसे हैं जो दोनों नहीं पढ़ते हैं। तो हम कहेंगे सवाल ना पढ़ने वाले से चलेगा। तो इधर कितने थे ना पढ़ने वाले बेटा, 50, और इधर ना पढ़ने वाले कितने थे, 60 थे। तो अब एक बात बताइए इनमें से भी कितने परसेंट निकले होंगे, इसमें से भी कितने परसेंट निकले होंगे, 20%। तो 20% दोनों में से निकले, तो जब 20% दोनों में से आए तो यहां कितने बच गए बेटा, यहां बचे 30, और यहां बचे बेटा 40, और यहां बचे हैं बेटा बीच में 20%। तो ये भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ये भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, और ये भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। ये दोनों की बात बताता है ये कि ये ए था और ये बी था। तो आप कहोगे कौन से हैं जो पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे 30%, 20% और 40% को जोड़ लीजिएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना, 90% ऐसे हैं जो बेटा नहीं पढ़ते हैं। तो पढ़ने वाले कितने होंगे, केवल 10%। मेरे हिसाब से पढ़ने वाले कितने हैं बेटा, 10% है। और पढ़ने वाले बेटा आप सवाल में कितना दे रखा है, 500। तो आप कहेंगे ये 500, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 5000 बेटा। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, अब उसने कहा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक परीक्षा हुई, 650 स्टूडेंट ने भाग लिया। अब उसमें कहता है 47% छात्र ऐसे हैं, कितने परसेंट, 47% छात्र ऐसे हैं, उसने कहा जिनमें 81 से लेकर 100% तक अंक आए बेटा। 81 से लेकर 81% से 100% के बीच में अंक आते हैं। मगर आगे कहता है 23% ऐसे हैं जो बच्चे बेटा कितने अंक लाए, 61 से 80 के बीच में रहे, 61% से 80% के बीच में रहे। अब देखिए जब इधर कितने चले गए बेटा, तो आप कहेंगे 780 हो गया बेटा, सॉरी यहां पर कितना आएगा, 70%। 70% स्टूडेंट की परसेंटेज प्राप्त हो चुकी है। वो कहता है शेष जो है, शेष छात्रों ने 41 से 60 अंक प्राप्त किए, 41 से 60 अंक प्राप्त करने वालों छात्रों का संख्या ज्ञात करिए। तो आप बताइए कितना है बेटा, तो शेष कितने बचे, 70 तो हो गए, तो शेष बचे 30%। और 30 किसका, 65 का, क्योंकि टोटल तो 65 650 थे, परसेंटेज हटाएंगे नीचे जीरो आएगा, इस जीरो से ये जीरो काटिए, एक जीरो से ये जीरो काट लीजिए। तो आप बताइए 5 से 15, 18 19। तो हम कह सकते हैं 195 बच्चे ऐसे हैं जो बेटा 40 से 60 के बीच में अंक प्राप्त करते हैं, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मार्क ने अपने वेतन का 14% हिस्सा दृष्टिहीन संस्था में और 16% हिस्सा बेटा अनाथ देखिए संस्था में और 12% दिव्यांग की संस्था में दान किया, और वह अपने वेतन का 13% मेडिकल कैंप में आगे कहता है मदद करने के लिए दे देता है। और शेष कितने बचते हैं उस पर, 24,570 बचते हैं। तो 14% उसने अपनी इनकम का, किसका मतलब कोई इनकम होगी उसकी, अब 14% जाता है तो इनकम कितनी मान लीजिएगा, 100, और 100 में से 14% वो चला जाता है दृष्टिहीन बाधित में, फिर आगे 12% दिव्यांग में, आगे कहता है 13% जो है मेडिकल कैंप में। और देखिएगा अब टोटल, और 16% था बेटा किसमें, अनाथालय में। 16% किस में था, अनाथालय में। अब टोटल जोड़िए बेटा, ये 30 हो गया और ये कितना हो गया, 25। तो 30 और 25 55% वो अपनी इनकम का दान कर देता है। तो अब बताइए 100 में से जब 55 चला गया तो कितना बचा, 45। अब 45 मेरे हिसाब से है, सवाल में कितना है, 24,570 ये बचा है बेटा, बचत है आपकी। अब मैं आपसे कहूं, आपसे पूछा गया है दिव्यांगों में संस्था में दान किया गया बेटा। आप देखिएगा अब मैं आपसे कहूं तो 9 से काट लीजिएगा, 9 से जब काटेंगे तो 9 पंजे 45 होता है। अब 9 तिया देखिए 9 दूनी 18 होता है। अब कितना बचा, 18 देखिए 6 और 9 सत्ते 63 होता है। अब बचा 9 तिया 27 होता है। अब देखिएगा 63 होता है, बचा कितना बेटा, 9 तिया 27 जीरो होता है। अब मैं आपसे कहूं 5% बराबर कितना है, और आपसे पूछा है बेटा ये देखिए ये कितना दिया था, 12%, कितना 12%। तो आप देखिए पहले 5 की वैल्यू निकाल ही लीजिएगा, 1 का मान निकाल ही लीजिएगा।
तो आप बताइए 5 पंजे 25 होता है, 5 पंजे 25 होता है, बचा कितना बेटा 2, और 5 चौक 20, और देखिए 5 छंग 30 होता है। अब हम सिर्फ 12% की वैल्यू पूछी है, तो मैं 12% की गुणा इधर करूंगा, तो इधर भी 12% से गुणा कर दूंगा, तो 546 में किसकी गुणा करें हम, 12 की, तो आप कहते हैं 12 छंग 72 होता है, 12 छंग 72, 7 बचा। अब देखिएगा 12 चौक 48, 48 और 7 कितना होता है, देखिए 48 7 55 होता है। अब 12 पंजे 60, और 60 में हम कितना जोड़ दें 5, तो 65 हो जाता है। और यही आपसे पूछा गया था, और सही आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशुल की आयु 12 वर्ष पहले की आयु से 60% अधिक है, कितने वर्ष के बाद उसकी आयु का 45% उसकी 14 वर्ष पूर्व की आयु का बराबर होगा। एक बात बताइए, अंशुल की कोई आयु थी बेटा, अंशुल की आयु थी कोई, तो हम मान लीजिएगा वर्तमान आयु कोई थी, तो वर्तमान आयु मान ली x वर्ष थी, उससे कितने साल पहले, कितने साल पहले, 12 वर्ष पहले बेटा, 12 वर्ष पहले, तो 12 वर्ष पहले क्या होगी, x माइनस के 12, उसकी आयु देखिएगा 12 वर्ष पहले से 60% अधिक है इस समय की आयु बेटा। तो यदि मैं आपसे कहूं x माइनस के 12 और बराबर x वर्ष, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये ज्यादा है 60%, तो आप कहेंगे 160 यहां लिख ले बटे 100। अब इसकी गुणा भाग करें 0 से, यहाँ 8 आएगा और यहाँ कितना आएगा 5 आएगा, तो आप कहेंगे 8x माइनस के 12 थे 96, और ये 5 इधर गुणा करेगा बेटा, तो कितना आएगा 5x होगा। तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी 96, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 32, तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू 32 है बेटा, x की वैल्यू 32। तो ये वर्तमान समय की आयु कितनी है बेटा 32 वर्ष है। अब आगे क्या कहा, ध्यान से सुनना बेटा, आगे कहता है, आगे क्या कहा, कितने समय बाद, तो हम कहेंगे 32 में हम कितना समय जोड़े, तो हमें नहीं पता, तो हमने 22 वर्ष जोड़ लिया, तो हमारी आयु कितनी होगी 32 प्लस 22, 32 प्लस 22 कितने समय बाद, देखिएगा उसके 14 वर्ष पहले की आयु, 14 वर्ष पहले कितनी होगी 18 वर्ष, 18 वर्ष देखिएगा उस आयु का कितना परसेंट, 45% 14 वर्ष की पहले की आयु के बराबर होगा, ये कहना चाहता है सवाल बेटा। तो आप एक बात बताइए, तो मैं आपसे कहूं इस समय की आयु कितनी है 32 प्लस 22, और पहले की आयु कितनी है 14 वर्ष पहले की 18, इसका मतलब इसका कितना परसेंट 45% 18 होगा बेटा, तो 45% निकाल दीजिएगा बेटा, परसेंटेज निकालेंगे नीचे 0 आएगा, अब नीचे 0 आएगा तो 5 काटिए बेटा, 5 से 5 नम 45 और 2 बार 20 आ जाएगा। तो आप गुणा करेंगे, देखिएगा ध्यान देखिएगा, 9 पंजे 45 और 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, अब ये इधर जाकर 20 गुणा करेगा, तो 32 प्लस 22 और बराबर 40 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जब 32 उधर घटेगा तो 22 का मान 8 वर्ष आ जाएगा। इसका मतलब 8 वर्ष बाद जो आयु आएगी उसका 45% जो होगा वो 14 वर्ष की आयु के पहले के बराबर होगा, और यही कहना चाहता है सवाल। तो आप बताइए कितना आंसर आएगा, 8 वर्ष आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विपिन अपनी मासिक वेतन का 25% ईएमआई पर खर्च करता है, शेष में से वह किराए पर 30%, भोजन पर 10%, किराने के सामान पर 45% और वीडियो ब्लॉगिंग पर 15% का खर्च करता है। यदि ईएमआई पर और भोजन पर किया गया खर्च का अंतर कितना है, 945 है, तो विपिन की आय का कितना 1/6। तो अब एक बात बताइए, विपिन की आय मान लीजिएगा कितनी थी, 100 थी, 100 का 25% चला जाता है ईएमआई पर, ईएमआई पर बेटा। तो हमने कहा 100 का 25 कितना होता है, 25। अब उसने कहा जो बचा है, अब एक बात बताइए बचा कितना है, 70 है, 70 नहीं 75 बेटा बचा है। तो 75 बचा है, और 75 का हमें क्या चाहिए, भोजन पर बेटा, क्योंकि दोनों का भोजन पर कितने परसेंट है, 10%। तो ये केवल किस पर खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है। तो 75 का 10% कितना होता है, 7.5 होता है। अब इन दोनों का अंतर दे रखा है आपको बेटा, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, आप करेंगे तो यहाँ 0.5 आएगा और यहाँ पर आएगा देखिएगा 17 बेटा। तो 17 मेरे हिसाब से है, और सवाल में दे रखा है 945 बेटा।
अब पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो आ जाएगा। अब 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 होता है, 5 दूनी 10। अब एक बार बताइए, 5 से काटिए फिर बेटा 7 बार, तो 5 इकाना 5, 5 अट्ठे 40 और 5 नम 45 होता है। फिर 7 से काट दीजिएगा, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49। तो हम कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे बेटा 2 से गुणा हो जाएगी, तो एक की वैल्यू आएगी 54 बेटा। तो एक की वैल्यू जब 54 है, मैंने मानी थी आई उसकी बेटा 100, तो आप कहेंगे टोटल इनकम कितनी होगी उसकी 5400। मगर टोटल इनकम नहीं पूछी, उस इनकम का कितना पूछा है 1/6 पूछा है। तो आप कहेंगे 5400 का 1/6 कितना होगा, आप कहेंगे 900 रुपये होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार ने एक किताब और एक बैग पर x रुपए, देखिए x रुपए में बेचे बेटा। किताब का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जो है बैग के विक्रय मूल्य से कितना 28 दशमलव कितना 57 कम है बेटा। यदि आगे कहता है यदि पुस्तक और बैग के विक्रय मूल्य में कितने का, तो आप पहले यहां ध्यान रखिएगा 28 दशमलव कितना है 57 है। तो आप कह सकते हैं कि इसे हम क्या लिख सकते हैं 2/7 लिख सकते हैं, 2/7 लिख सकते हैं। अब 2/7 है, इसका मतलब वो कहता है बैग के मूल्य से, बैग के मूल्य विक्रय सेलिंग प्राइस से बेटा, बैग के विक्रय मूल्य से कितना कम है। तो एक बताइए बैग है, बैग के मूल्य से कितना कम है 2/7 कम है, इसका मतलब बैग का मूल्य हम क्या मान ले 7 मान ले। तो उसका बेटा किसका, किताब का क्या होगा, किताब का क्या होगा बेटा 2 कम होगा, तो कितना होना चाहिए 5, कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, 2 कम होगा। तो इसका मतलब किताब पहले कितने की थी 5 की, तो बैग कितने का है 7 का। अब वो कहता है किताब और बैग में के विक्रय मूल्य में कितना कम कर दिया जाए, तो किताब में कितना कम करा जाए बेटा 2 कम करा जाए, सॉरी वृद्धि करी जाए, इसमें कितना बढ़ाया जाए 120, और बैग में कितना बढ़ाया जाए बेटा 240। तो ये वाला अनुपात जो है ना, ऊपर जो अनुपात था वो बदल कर कितना हो जाएगा 3 अनुपात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपको ये पिछले सवाल करा दिया गया है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब इसकी गुणा इससे करिए तो कितना आएगा 25, इसकी गुणा इससे करिए कितना आएगा 21 आएगा। कोई दिक्कत यहां नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताइए, अब हमें ये वाली कीमत निकालनी, तो इस अनुपात को हमें छेड़ना नहीं है, इसकी गुणा इससे करिए बेटा। तो आप कहेंगे 24 तिया कितना होता है 72 होता है बेटा, 720 होगा, और 12 पंजे 60 होगा, 12 पंजे 60 होगा। तो आप कहेंगे ऊपर वाले रेशियो का अंतर नीचे वाले रेशियो के अंतर के बराबर होगा। तो ऊपर का रेशियो कितना अंतर है बेटा 4 का, और नीचे वाले का अंतर कितना है 120 का। तो हम कहेंगे 4 बराबर 120, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 30 के। अब तुमसे क्या पूछा है कि देखिएगा 2x का मान ज्ञात करिए, किसका मान ज्ञात करिए 2x का। तो x क्या था बेटा, एक बैग x रुपए में बेचा, तो आप कहिए, और किताब का विक्रय मूल्य, तो बैग है, बैग कितने का था बेटा यहां पर, आप बताइए एक का मान कितना है 30 है, तो 7 तिया 21 होता है, और 21 नहीं निकालना, दुगना ज्ञात करना है। तो आप कहेंगे इसका दुगना करेंगे तो कितना आएगा 420 आएगा, और 420 इसमें नहीं दिया है, तो आप कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। भारी नहीं है, हल्का सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक फल विक्रेता ने थोक में फल खरीदे जिसमें से 20% सड़े हुए थे बेटा। अब जिन्होंने उनमें से कितने फेंक दिए बेटा, जिन्होंने उसने फेंक दिए, और शेष का, तो सड़े हुए कितने फेंक दिए बेटा 20%, शेष का कितना 75% उसने बेच दिया, और शेष का 50% उसने फलों का रस बना लिया बेटा। अब कहता है यदि जूस बनाने के लिए उसके द्वारा प्रयोग किए गए फल की संख्या और सड़े फलों की संख्या के बीच का अंतर 75 है, तो विक्रेता द्वारा खरीदे गए फलों की संख्या ज्ञात करिए। तो इसका मतलब पहले कोई फल होंगे, तो हमने फल मान ली कितने थे 1000 थे, 1000 का उस पर सड़ कितने जाते हैं 20% सड़ जाते हैं, सड़े फल बेटा कितने हैं 20% है। तो आपसे कहेंगे 1000 का 20% कितना होता है 200 होता है। अब 200 सड़ गए, अब बचे कितने बेटा 800। अब वो कहता है 800 को वो 75% बेच देता है, क्या कर देता है 75% बेचता है। तो ये क्या करता है बेटा बेचता है 75%।
तो 800 का 75% कितना होता है 600। तो हम कह सकते हैं 600 उसने बेच दिए, अब बचे कितने 200। अब 200 बचे हैं, अब उसने कहा शेष का 50% फलों का रस बनवाता है, तो 50% का कितना फलों का रस बेटा। तो आप बताइए फलों का रस 50% कितना होता है आधा, तो 100 का रस बना दिया। अब वो कहता है फैल देखिए उन्होंने कहा फलों की संख्या का बेटा, उसके द्वारा प्रयोग किए गए फलों की संख्या और सड़े फलों की संख्या के बीच में अंतर, वो जूस के द्वारा प्रयोग किए गए बेटा। तो इसका मतलब जूस में जो फल प्रयोग किए गए और जो सड़े हुए फल के बीच का अंतर कितना है 75 है बेटा। तो आप बताइए मेरे द्वारा यहाँ सड़े हुए कितने हैं बेटा 200 और यहाँ कितने हैं बेटा 100, और 200 में से 100 जाएगा तो 100 बचेगा, और सवाल में कितना है बेटा अंतर 75 है बेटा। ये कौन से हैं बेटा फल वो वाले चाहिए जो जूस वाले, और ये वाले कौन से बेटा ये वो हैं जो उसने सड़े थे बेटा, उनका अंतर, तो उनका दोनों का अंतर कितना है बेटा 100 है। अब बताइए 100 बराबर कितने के 75 के, और टोटल फल कितने माने थे हमने 1000। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो आप एक जीरो लगा देंगे, तो हम यहां कह सकते हैं कितना आएगा 750, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस महामारी के समय एक मजदूर ने लखनऊ से उत्तर प्रदेश स्थित अपने गांव जाने का फैसला लिया। वह अपनी यात्रा का 13/17वां भाग बस से, इसका मतलब 13/17वां भाग बेटा किससे चला, वो बस से चला, प्लस फिर उसने कहा 4/4 कितना 15वें भाग, वह भाग जो चला वो किससे चला बेटा, उसमें दे रखा है कार्ड से चला, कार्ड से चला, प्लस उसके द्वारा 26.67, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/15 लिख सकते हैं बेटा। तो इसका मतलब 4/15 फिर भाग वो चला किससे, यात्रा ट्रेन से करी बेटा, किससे करी ट्रेन से करी। फिर 20% ट्रक से बेटा, 20% को आप क्या लिख सकते हैं बेटा 1/5 लिख सकते हैं। 1/5 वो किससे चला, वो चला ट्रक से चला, ट्रक से चला, और शेष इतनी दूरी बची है। तो अब पहले इनको जोड़ लेते हैं, तो 3/17 प्लस, अब एक बात बताइए इनका एलसीएम कितना आएगा सबका 15, तो यहां तो 4 हो जाएगा, और यहां कितना आएगा 4 हो जाएगा, और यहां 3 और आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3/17 प्लस 15, और यहां कितना आएगा 7 3 10 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा 8 3 11 बेटा, तो 11 कितना आएगा 15 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, अब दोनों का एलसीएम कितना आएगा 255 बेटा। अब 255 बनाने के लिए यहां 15 से गुणा करेंगे, कर सकते हैं। अब देखिएगा अब कोई बच्चा करना चाहे तो आप कह सकते हैं 17 गुणा 15, 15 पंजे 85 होता है, और यहां कितना आएगा बेटा 17 आएगा। तो अब मैं कहूंगा 5 5 और 2, तो कितना आएगा 255, क्योंकि जो आपस में संख्या नहीं घटती उनका मल्टीपल ही एलसीएम होता है बेटा। तो यहाँ क्या करेंगे आप 15 से, और यहाँ कितने से गुणा करेंगे 17 से, ऊपर भी 17 से गुणा कर देंगे, तो 15 दिया 45 यहाँ आया, और प्लस 11 7 77 होता है, और 11 का ना 11, और 7 कितना होता है 18 होता है। अब यदि मैं इनको जोड़ूं तो मैं कह सकता हूं 7 5 12 होता है, और 8 4 12, और 12 और 1 13 हो जाएगा, 13 और 2, तो अब बताइए कितना आएगा। तो आप बताइए यहां से क्या लिख सकते हैं 255 में से वो कितना चल चुका है 232 चल चुका, तो शेष कितना बचा। तो शेष घटाने के लिए 200 देखिएगा घटाएंगे, तो आप कहेंगे 255 में से कितना चला जाएगा 232 चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 3, और यहाँ बचेगा 23। तो आप कहेंगे दोनों का अंतर कितना आएगा 23 आएगा, मेरे हिसाब से 23 है, और सवाल में 138 है बेटा। अब 138 को इससे भाग करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6 आ जाएगी, तो 1 का मान जब 6 आ जाएगा तो लखनऊ से गांव तक दूरी ज्ञात करिए। जब 1 का मान 6 आया है तो टोटल दूरी ज्ञात करनी, तो टोटल दूरी कितनी थी 200, हमारे हिसाब से कितनी थी बेटा 255 बेटा। तो 255 की वैल्यू जब निकालेंगे 255 की गुणा इधर करेंगे, और 6 की गुणा 255 से करेंगे, तो आप कहेंगे 5 छंग 30 होता है, और देखिए 5 छंग 30 और 30 3 33 होता है, और 12 और 3 कितना होता है 15 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1500 कितना 30 किलोमीटर वो टोटल दूरी चला।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्रिकेट टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने कुल क्रिकेट मैचों में से 60 मैचों में से खेले गए बेटा उनमें से 30% जीत लिए। अब यदि वह शेष मैच है 70% मैच जीते तो शेष का 70% मैच जीते तो उसका परसेंटेज कितना हो जाता है, 50% हो जाता है। मान लीजिएगा वह शेष में से कितना 90% जीतता तो उसके टोटल मैच जीते हो की संख्या ज्ञात करिए। तो आप बताइए, ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, तो आप कहेंगे कितने मैच खेले थे बेटा, 60 मैच खेले। कितने मैच खेले बेटा, 60 मैच। तो मैच अब तक वो कितना खेला है, मैं 60 मैच, और उनमें से जीता कितना है बेटा, जीता है 30%। अब वो और मैच खेलना चाहता है मगर उनमें से कितना जीतना चाहता है, 70% जीतना चाहता है, ताकि दोनों से मिलकर एक परसेंटेज कितनी बन जाए, एवरेज परसेंटेज 50। तो इसे एलिगेशन मेथड कहते हैं। तो 50, 70 में से 50 गया तो 20 बचा, और यहां से कितना बचा बेटा, 20 बचा, क्योंकि ये भी कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो अनुपात कितना आएगा, इसका मतलब पहले जितने मैच खेला है उतने ही मैच आज खेलना चाहिए। अब वो कहता है कि जो शेष मैच का वो 90% जीतता, तो 90 इसका जीतता, तो 90% कितना बेटा, 60 का, तो कितना आता, 54 मैच अब जीतता, और पहले कितना जीत चुका है, 30%। तो 30% कितना होता है, 60 का 18, तो 54 और 18 टोटल कितने हो जाते, तो आप कहते हैं 12 और ये 7, तो उसके द्वारा टोटल मैच कितने जीते जाते, 72, 72 मैच जीते जाते, और यही आपसे पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वर्षा की मासिक आय x प्लस 3500 रुपए है। उसने अपनी आय का इस तरह खर्च किया कि 12% मनोरंजन पर और 19% यात्रा पर और 21% शिक्षा पर और 23% भोजन पर और 9% किराए पर और बाकी बैंक में जमा कर दिया। यदि यात्रा और शिक्षा का योग बैंक में जमा के बीच का अंतर कितना है बेटा, 4320 है। तो अब एक बात बताइए, उसके द्वारा कितना था, x प्लस 3500 रुपए उसकी इनकम थी नहीं थी। अब उसने कहा 12% किस पर बेटा, मनोरंजन पर खर्च करता है, और बेटा 19% किस पर, यात्रा पर खर्च करता है, और 21% शिक्षा पर खर्च करता है। 21% किस पर बेटा, शिक्षा पर खर्च करता है, और आगे कहता है और 23% किस पर खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है, और आगे कहा 9% किस पर खर्च करता है, 9% किराए पर, और बाकी जो कर देता है वो बैंक में जमा कर देता है। बैंक में क्या करता है, जमा करता है। तो पहले ही देख लें कि खर्च कितना हो चुका है, तो आप बताइएगा। अब मैं आपसे कहूं तो ये कितना है बेटा, 40 हो जाता है, और 40 देखिएगा, और ये कितना है बेटा 21, और यहां देखिएगा 21 यहां पर हुआ, तो ये 40 हो गया, और 40 में हमने जोड़ा कितना, 12, तो कितना हो गया बेटा, 52 हो गया। अब 52 में हम कितना जोड़ दें बेटा, ये आपका कितना है, 31 है बेटा, कितना है 32, सॉरी कितना है बेटा यहाँ 32। अब 32 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा 74, और यहाँ कितना है 84। इसका मतलब उसके द्वारा कितने परसेंट, 84% अब तक खर्च किया गया है, तो बचा कितना होगा 16%। तो 16% किस में जमा करेगा, बैंक के अंदर जमा करेगा। अब उसने कहा, सवाल में कहा यात्रा और शिक्षा पर खर्च, तो यात्रा पर कितना था बेटा 19%, 19% किस पर था, यात्रा पर, और शिक्षा पर कितना था 21%, 21%। इन दोनों का योग बेटा, तो इन दोनों का योग कितना आएगा 40% उनका योग, और बैंक में जमा की गई राशि का, तो बैंक में जमा की गई राशि कितनी थी 16%, उनके बीच का अंतर कितना है 4320 है, ये कहना चाहता। अब यहां बताइए कितना आएगा, तो आप कहेंगे 40 में से 26 जाएगा तो 24 बचेगा, कितना बचेगा 24% बराबर कितने के बेटा 4320 के। अब यदि मैं आपसे कहूं इसे 6 से काटिए बेटा, तो आप देखिए 6 से काटेंगे, 6 चौक 24 होता है, तो आप बताइए 6 से काटा, 6 सत्ते 42 होता है, और 6 दूनी 12 होता है, तो इसका मतलब कितना है बेटा 72। फिर 4 से काट देंगे बेटा, 4 से काटेंगे तो 1% का मान कितना आएगा 1800 आएगा, सॉरी 180 आएगा। 1% का मान 180 है, टोटल कितना माना था हमने, देखिएगा एक का मान कितना है, तो जब टोटल की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि टोटल जो होता है 100% होता है,
तो 100 का वैल्यू कितनी आ जाएगी 18,000 बेटा। 18,000 तो किसका मान आ गया बेटा x का। अब x में कितना जोड़ दें बेटा, अब उसने क्या कहा x का मान ज्ञात करिए। तो अब एक बात बताइए टोटल कितना था x प्लस 3500 था। अब यदि 18,000 में आप इसको घटाएंगे देखिए क्योंकि x का मान टोटल इनकम कितनी आई सॉरी उसकी 18,000 आई, तो 18,000 टोटल इनकम है और यदि 3500 इधर आके घटेगा तो आप मुझे बताइएगा x का मान कितना आएगा बेटा। तो आप कहेंगे 500 यहां आएगा। अब यहां कितना बच जाएगा 17, 17 में से बेटा 3 जाएगा तो कितना बचेगा 17 में से कितना गया 3 गया तो कितना बचेगा 14 बेटा। तो इसका मतलब उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए 14,500, x का मान 14,500। इनकम पूछता तो 18,000 थी मगर x का मान पूछा है तो आप कह सकते हैं 14,500 होगी और यही इसका सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए तथा बी की मासिक वेतन मिलाकर कितना है 66,000 रुपए है। ए अपने वेतन का 75% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। तो अब एक बात बताइए, उसने कहा ए अपने वेतन का, तो वेतन दोनों का मिलाकर कितना है, तो इस सवाल पीछे भी आ चुका है बेटा। तो आपसे कहे ए जो है मान लीजिए कितना बेटा 100x कमाता है और बी जो है कितना कमाता है 100y कमाता है और टोटल कितना है 66, कितना बेटा 66,000। तो मैं दोनों का योग निकालूंगा तो आप कह सकते हैं कितना आएगा। अब वो कहता है अब ए जो अपने वेतन का कितना खर्च करता है, देखिए कितना खर्च करता है 75% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है और उनकी बचत क्या है समान है। तो इसका मतलब इसने खर्च कितना करा बेटा 75% खर्च करा। 75% क्या करता है खर्च करता है और ये वाला जो खर्च करता है वो कितना करता है बेटा 95% खर्च करता है। तो अब बचत समान है बेटा उसकी, क्या है बचत, तो ये खर्च करता है बेटा यहाँ। तो मैंने आपसे कहा जब खर्च करा तो बचाया कितना बेटा 25, 100 का 25 कितना होता है 25x और इसने कितना बचाया 5%, 5% किसका 100y का, तो इधर कितना आएगा 5y और दोनों के दोनों क्या है बेटा बराबर हैं। तो अब आपसे मैं कह सकता हूं x अपॉन y की वैल्यू कितनी आएगी 1/5 आएगा। तो हम कह सकते हैं देखिए अनुपात ही तो माना था ये 100x है, ये कितना है 100x है और ये कितना है 100y और इनका अनुपात निकालें तो क्या होगा x इंटू बाई और x इंटू बाई का मान कितना है 1/5 है। तो इन दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा बेटा 6 और सवाल में कितना है 66,000, कितना है बेटा 66,000। तो एक का मान कितना है 11,000। जब एक की वैल्यू 11,000 हो गई, एक की वैल्यू कितनी 11,000, तो आपसे पूछा है ए का वेतन ज्ञात करिए। तो ए का वेतन कितना था x ही तो था, तो 11,000 इसका वेतन हो जाएगा। यही आपसे पूछा था क्योंकि इसका वेतन x है और x का मान कितना है बेटा x की वैल्यू कितनी एक की वैल्यू कितनी है 11,000 और यही आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। उसने कहा देखिए 100 छात्रों की एक संख्या है बेटा, 100 छात्र है एक क्लास में। अब 73 को कॉफी पसंद है और 80 को चाय पसंद है और वो कहता है 52 को नींबू का पानी पसंद है। हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको तीनों में से कोई भी पसंद ना हो और तीनों पसंद करने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए। तो इसका मतलब कितने छात्र थे 3 प्रकार के पेय पदार्थ है, ड्रिंक है बेटा, कॉफी है और कॉफी के साथ क्या है बेटा उसमें चाय है। अब देखिएगा और उसके बाद कितना है बेटा नींबू है, लेमन जूस है बेटा। आप कहता है तो इसकी संख्या कितनी है 73 है, इसकी संख्या कितनी है 80 है और इसकी संख्या कितनी है 52 है। तो मैं आपसे कह सकता हूं ये 52 है या 80 है। अब सबको पसंद करने वाले कितने हैं 100 है बेटा, कितने हैं बेटा 100 हैं। तो यदि मैं आपसे कहूं कि ये 100 है बेटा, अब देखिएगा आगे कहता है अब उसमें एक कंपेरिजन है, अधिकतम और मैक्सिमम संख्या पूछ रहा है बेटा। तो अब एक बात बताइए, मैंने माना टोटल स्टूडेंट कितने मान लो, तो देखिए इनमें से कोई भी संख्या लिख लो। पहले में s प्लस कोई भी मान लीजिए सब में, इसमें s बच्चे थे, इसमें d थे और इसमें t थे। तो आप कहेंगे अरे कॉमन जो थे टोटल कितने होंगे 100 मान लिए। अब वो कहता है इनमें से कोई कॉमन तो होगा, मैंने माना ये एक
पेय पदार्थ पीता है तो ये 1 होगा, इसने 2 में कॉमन पिया होगा तो इसने क्या जाएगा 2D हो जाएगा, और इसने 3 ने पिया तो यहाँ कितना आएगा 3D हो जाएगा, 3T हो जाएगा बेटा। ये 3 पेय पदार्थ कॉमन होता है बेटा, इसमें 3T हो जाएगा। और टोटल कितनी हो जाएगी, इन सबको जोड़ेंगे तो 205 हो जाएगा। अब यकीन मानिए अब यहां से करेंगे बेटा, तो अभी ध्यान रखिएगा, अब इन दोनों का अंतर करें, टोटल कितने थे n मान लो या n भी थे, तो दोनों घटाएंगे तो यहां से s कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा d, और यहां से बचेगा 2d, और यहां बचेगा बेटा 105। अब यकीन मानो यहां पर हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू रखें तो यहां मैक्सिमम वैल्यू देखिएगा। अब यहां ऑप्शन का सहारा लें, क्योंकि अब यहां बताइएगा यहां कितने थे 52 थे, तो 52 पसंद करते हैं तो बेटा कॉमन 52 से ज्यादा तो हो नहीं सकते हैं। तो यदि हम इस t का मान कितना रखें बेटा 52 रखें, तो 52 दूनी कितना होता है बेटा, 52 दूनी कितना होता है 104 होता है, कितना होता है 104। तो इस t का मान कितना होना चाहिए बेटा, d का मान 1 होना चाहिए। अब यदि हम इसे मिनिमम रखें तो यकीन मानिए अब यहां कितना रखें, इसका हम इसको 5 रखें, जैसे हम इससे कहें तो 52 तो हो गया मैक्सिमम, 52 क्या हो गया मैक्सिमम, और तीनों को पसंद करने वाला, तो इसे 2 रखें बेटा। तो आप यहां देखिए दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, तीनों को कॉमन पसंद करने वाले का। तो हम कहेंगे 52 थे जो मैक्सिमम होगा, और मिनिमम कितना होगा 5 होगा, और इन दोनों में क्या पूछा अंतर, तो 52 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 47, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन है, तो पूछने में बड़ी दिक्कत आएगी बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 325 क्वेश्चन कहता है, वो कहता है 1970 से 1980 तक एक शहर में पुरुष और महिला आबादी की कुल आबादी में 25% की वृद्धि हुई। इस आबादी के दौरान पुरुष आबादी में 40% की वृद्धि हुई, जबकि महिला आबादी में 20% की वृद्धि हुई। अब 1980 से 1990 तक की महिला जनसंख्या में 25% की वृद्धि हुई। आगे कहता है 1990 में यदि महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से दोगुनी है तो 1970 से 1990 तक की 1970 से 1990 तक शहर में पुरुष और महिला की जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई बेटा। अब आगे ध्यान रखिएगा, सवाल में पढ़ा, ध्यान पूर्वक सवाल को पढ़ना है। तो एक बात बताइए, उसने कहा था 1970 से 1980 तक शहर में पुरुष और महिला आबादी कितने परसेंट वृद्धि हुई 25%। तो बेटा आबादी में दोनों तरह के थे, तो हमने कहा पहले क्या होगा बेटा मेल होगा, और फिर क्या होगा फीमेल है बेटा। अब आबादी थी बेटा, हमें नहीं पता कितनी थी 1970 में बेटा, मगर 1970 से 80 में 25% बढ़ गया बेटा। तो ये किसकी है बेटा 1970 में बेटा। तो 1970 में हमें पुरुषों के बारे में भी पता नहीं और महिला के बारे में भी नहीं पता, मगर वो कहता है जितनी भी थी उसका कितना परसेंट पुरुष आबादी बढ़ती है बेटा 40% बढ़ती है, और महिला आबादी कितनी बढ़ जाती है बेटा, उसने कहा 20%। तो महिला और पुरुष से ही तो आबादी बनी है, तो दोनों का कितना परसेंट बढ़ जाता है बेटा, दोनों से 25% बढ़ जाता है। तो मैंने कहा कि यदि हम एलिगेशन लगाएं तो 20 वाला भी 25 बन गया तो 5% बढ़ा, और यहाँ पर 40 वाला 25 बन गया तो 15% घटा। अब दोनों का अनुपात निकालेंगे तो इसका मतलब 1:3 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1970 में मेल बेटा और फीमेल का अनुपात कितना था 1:3 था। अब सवाल में कह सकते हैं, देखिए अब 1970 लिखे बेटा, 1970 लिखे तो 1970 में मेल और यहाँ फीमेल है बेटा, तो हम कह सकते हैं ये 1 है तो यहाँ कितना हो गया 3 होगा। और अपनी सुविधा के लिए आप 0 भी लगा सकते हैं, ये 100 होगा तो 300 होगा, रेशियो तो नहीं बदलेगा। तो टोटल कितना था बेटा, दोनों मेल और फीमेल का टोटल रेशियो कितना था 400 था, टोटल 400 था। मगर 1970 से 1980 तक आते आते तो उसमें ये कहा गया था ये कितना बढ़ा 40%। तो बेटा 100 का 40 कितना होता है 40, तो 140 हो गया होगा। और ये जो बढ़ा है कितना बेटा 20%, तो 300 का 20% 60 होता है, तो 360 हो गया। आगे क्या कहा, जैसे 1990 में आए बेटा, 1990 में आए, तो 1990 के बारे में आपको जानकारी दी है। 1990 में देखिए महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या का दोगुना थी। और आगे कहता है देखिएगा 1990 से 1980 से 90 तक महिला जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई है बेटा 25% की वृद्धि हुई है।
तो आप 25% पहला बढ़ाओ, तो 25% बढ़ाएंगे, पहले कितनी थी 360, तो 25 को हम 1/4 कहते हैं, तो 1/4 का मतलब 90 बढ़ेगी तो 450 हो जाएगा। अब ये 450 है और आगे जानकारी दी है कि महिला जनसंख्या जो है पुरुष जनसंख्या की दोगुनी थी, तो इसका मतलब ये आधी हो जाएगी, तो 225 हो जाएगी। तो आपके पास हर प्रकार का डाटा है, 1970 का भी, 1980 का भी और 1990 का भी। तो 1970 में 100 मेल है, तो फीमेल कितनी है 300 है। तो आप एक बात बताइए, फिर 140, 360, फिर 225, तो ये कौन से का है बेटा 1990 का, और दोनों हम जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आएगा और 5 2 7 होता है, यहाँ 675। तो अब 600 कितना हो गया 75 हो गया। अब सवाल में जो पूछा गया उसके हिसाब से बताएंगे 1970 से 1990 तक पुरुष और महिला जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, पुरुष और महिला दोनों की बतानी है। तो पुरुष और महिला पहले कितने थे बेटा 400 थे, और 400 से कितना हो गया बेटा, कितना 675 हो गया, तो कितना बढ़ा 275। तो आपसे कह सकते हैं कि वृद्धि कितनी हुई बेटा 275 की, कितने से 400 से। अब गुणा परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा 100 की करेंगे बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, अब 4 से भाग करिए बेटा, 4 छंग कितना होता है, 4 छंग कितना होता है 24 होता है। अब देखिए 4 थे और अब पॉइंट लगाएंगे 7 5, तो आप कह सकते हैं कि टोटल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है 68.75% उसमें बढ़ गया है। यही इसमें आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पढ़ने का क्वेश्चन है, एक कॉलेज में बेटा, एक कॉलेज में 40% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 85% लड़के फीस देते हैं और 92.5 लड़कियां फीस देती हैं। यदि शुल्क का भुगतान नहीं करने वाले छात्रों की संख्या 180 है और शुल्क का भुगतान करने वाले, ये 1/2 है बेटा, और शुल्क का भुगतान करने वाले 1/2 विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो उन छात्रों को खोजिए जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है बेटा। तो अब एक बात बताइए, सवाल को पहले ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे बेटा। तो अब एक मैं आपसे पूछूं भैया, कोई एक संख्या मान लीजिएगा, टोटल स्कूल में कितने थे 1000, मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, उनमें से लड़के हैं और लड़कियां हैं। तो आपको किसके बारे में बताया गया, गर्ल्स के बारे में 40%, तो 40% लड़कियां हैं तो कितनी होगी बेटा 400, तो लड़के कितना होंगे 600, ये मेल हो जाएंगे। आगे क्या कहता है, देखिए आगे कहा लड़कियां जितनी है बेटा, लड़के जो है लड़कों का 85% फीस मिलती है, फीस देते हैं बेटा। इसका मतलब लड़के 85% क्या देते हैं, फीस देने वाले बेटा, फीस देने वाले। तो आप कहेंगे ना देने वाले कितने होंगे बेटा, जो नहीं देंगे 15%। इसी प्रकार से लड़कियां जो देती हैं 92%, 92.5% फीस जमा करती हैं, तो फीस ना देने वाले कितने होंगे बेटा, तो आप कहेंगे 7.5% फीस ना देने वाले, ना देने वाले, और ये देने वाले हैं बेटा। तो अब हम इनकी संख्या निकाल लें, तो इसकी संख्या हमारे हिसाब से 15%, अब परसेंट निकालेंगे तो कितना है 15 छक्का 90, तो 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फीस जमा करते हैं, लड़के जो हैं। अब इधर से निकालेंगे बेटा, तो 40, देखिए 400 का 7.5% बेटा 15/2, अब 2 परसेंटेज आने 0 से, तो आप बताइए 2 बार कटेगा तो 15 2 नहीं 30 हो जाएगा। तो 30 लड़के ऐसे हैं जो बेटा फीस जमा नहीं करती हैं, और लड़के कितने हैं बेटा, आपके पास यहाँ पर कितना है 90 है, तो दोनों को जोड़ें तो 120 बच्चे ऐसे हैं जो फीस जमा नहीं करते हैं। अब 120 मेरे हिसाब से है, सवाल में कितने जहाँ जमा करने वाले 180, तो आप बताइए 180 0 से 0 काटेंगे, 6 दूनी 12 होता है और 6 3 18 होता है बेटा, एक की वैल्यू कितनी आएगी 1.5 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं एक वैल्यू कितने के बराबर 1.5 के। पर आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है बेटा, देखिएगा शुल्क का भुगतान करने वाले 1/2 विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिलती है। तो अब एक बात बताइए, शुल्क ना जमा करने वाले कितने बच्चे हैं बेटा 120, तो बाकी तो देने वाले होंगे। तो अब छात्र कितने थे बेटा 1000 थे, तो 1000 में से यदि मेरे हिसाब से 120 बच्चे देखिएगा शुल्क नहीं देते हैं बेटा, शुल्क नहीं देते हैं, तो बाकी तो देते होंगे, देते हैं, तो बाकी तो देंगे, तो बाकी कितने होंगे 880। 880 में से सबको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, उसने कहा जो फीस जमा करने वाले में 1/2 विद्यार्थी को बेटा, तो इसका मतलब इसका 1/2 बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो ये कौन से बच्चे थे जो फीस जमा करते हैं, तो बेटा छात्रवृत्ति कितने को मिलेगी, तो छात्रवृत्ति मिलने वाले
मिलने वाले छात्र बेटा, छात्रवृत्ति बेटा विद्यार्थी कहेंगे, ये छात्र कह दीजिएगा, विद्यार्थी की संख्या बेटा। अब एक बात बताइए, संख्या निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा 440, और इसकी तो बात पूछी है तो उन छात्रों को खोजिए जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो 440 को मिल रही है, 440 को नहीं मिल रही, और एक की वैल्यू आप निकाल चुके हो कितना 1.5। अब जब इसकी 1/1.5 से गुणा करेंगे तो 0 नीचे आ जाएगा, अब 0 से इसकी गुणा करेंगे बेटा, भाग कर देंगे तो 15 चौका 60, और 15 चौका 60 और 6 कैरी, तो इसका मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं, 660 बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, सॉरी होती है बेटा। तो आप कह सकते हैं यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए, करने का है बेटा। जब एक संख्या x का 70% दूसरी संख्या y में जोड़ा जाता है तो उनका योग y के मान का कितना हो जाता है, 65% हो जाता है। कोई एक संख्या थी, उसका कितने परसेंट, 22%, सॉरी उसका 70% बेटा किसमें जोड़े हम, y में, तो जो योग प्राप्त होगा वो y का 165% प्राप्त होता है बेटा। तो अब एक थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 7x/10, क्योंककि 100% हटा देंगे तो ये 22 है, और बराबर इसका जब लिखेंगे तो अब यहाँ कितना आएगा बेटा 165/100। अब इसे 5 से काट लो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 7x/10, और ये y उधर जाकर घट जाएगा, तो आप कहेंगे 33y/20 और माइनस के y, तो इधर y, आप बताइए 7x/10, और जब इधर ले जाएंगे तो 20, तो 13y/20 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान भर, 0 से 0 काटेंगे, इसको इधर ले आइए बेटा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14x, और इसको इधर 13y, तो हम कह सकते हैं x का रेशियो कितना 13 और y का रेशियो कितना है बेटा 14। तो हम यहाँ एक रेशियो निकाल चुके हैं, मगर दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है, वो कहता है क्या, जब x का कितने परसेंट 60% में z जोड़ा जाता है, कितना जोड़ा जाता है z, तो z का कितने परसेंट आता है 165% हो जाता है। अब एक बात बताओ, आगे बढ़े हम जो से, तो यहां से इसको परसेंटेज है तो 3x कितना लिख सकते हैं 5, और प्लस z, और इसी प्रकार से इसे भी हम z का 33/20 लिख सकते हैं। अब z को इधर ले जाइए बेटा 3x/5, और जब उधर जाके घटेगा तो यहाँ भी कितना आएगा 13/20, और यहाँ पे z आ जाएगा। अब 4 से काटे बेटा 5 से, तो 4 बार 3 चौक 12 हो जाएगा। तो अब एक बात बताइए, यहाँ कितना आएगा x का मान, अपॉन ये 12 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 13z हो जाएगा। तो x की वैल्यू अब भी कितनी आएगी 13 आएगी, और z की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 12 आएगी। तो आप बताइए दोनों में कॉमन कौन था, x और x दोनों जगह बराबर है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, ना तो बराबर करना पड़ता। तो आप बताइए क्या है आपके पास, x, y और z की वैल्यू कितनी कितनी है आपके पास, x की 13 है, तो y की कितनी होगी 14, और z की कितनी है बेटा 12। तो सबसे बड़ा कौन सा दिखाई देता है आपको, y दिखाई देता है। तो y कहाँ है, सबसे बड़ा y है, और सबसे छोटा कौन है बेटा z है। तो सबसे बड़ा ये क्या है y है, फिर इसके बाद x है, और सबसे छोटा कौन है z है। तो और तो कोई ऐसा मिलता नहीं, तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक निर्वाचन क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं, और 40% पुरुष मतदाता। तो पहले हम मान लेते हैं कि मान लीजिएगा टोटल जनसंख्या कितनी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 100, और 100 में से 60% कौन है बेटा, मेल है बेटा, क्योंकि मेल बताया गया तो 60% मतलब 60 हो जाएंगे। आगे क्या कहा बेटा, बाकी फीमेल होंगे बेटा, फीमेल कितनी होंगी बेटा यहाँ पर 40 हो जाएंगे। आगे क्या कहा बेटा, शेष महिलाएं हैं और 40% पुरुष जो साक्षर है बेटा, देखिएगा तो आप कहेंगे 40% क्या है पुरुष साक्षर, जो पढ़े लिखे हैं बेटा, क्या कहता है साक्षर है बेटा। आगे कहता है और 60, देखिए बाकी कौन होंगे बेटा, असाक्षर होंगे बेटा, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे। आगे महिलाओं के बारे में बताया, महिलाएं कितनी है बेटा, जो पढ़ी मतदाता है 20%, तो ये साक्षर होंगे। तो ना पढ़ने वाली कितने होंगे बेटा 80। अब हमसे जो डाटा चाहिए हमें उसकी जरूरत है। आगे कहता है देखिएगा साक्षर पुरुषों की संख्या, तो साक्षर पुरुष देख लीजिए कितने होंगे बेटा
40% निकाल दीजिएगा, कितना होगा 24। तो साक्षर पुरुष कितने हो गए बेटा 24 हो गए। आगे क्या है, साक्षर पुरुषों की संख्या निरक्षर महिलाओं की संख्या से, तो पहले इनके महिलाओं की संख्या निकालिए बेटा, कितने होगी 32 होगी बेटा। तो ये महिलाओं की संख्या से कितना कम है और ज्यादा है, या कम है बेटा, तो ये कमी तो है, कितना कम है, तो आप घटाएंगे तो कितना आएगा 8 कम है। किससे, महिलाओं से। तो महिला कितनी थी 32 थी, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 का प्रयोग करेंगे, तो 4 से भाग करिए बेटा, और इससे से भाग करिए, कितना आएगा बेटा 25। तो हम कह सकते हैं कि आपका कितना आंसर आ जाएगा 25%। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बेटा जितने भी थे ये परसेंटेज आज ये खत्म हो जाता है, और बाकी बेटा अगले लेक्चर में आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है बेटा।